हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हेलो फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो मूल विधि और संविधान के इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी ये दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो है लगभग 20 प्रश्नों को देखा था। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो 41 प्रश्न है वही से हम लोग प्रश्नों को देखा जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग किसी न किसी एग्जाम में जरूर इसको पूछा गया है, दरोगा भर्ती का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो लिखा है 41वां प्रश्न, हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना कौन देगा? ऑप्शन ए की बात करेगा आयुक्त, बी की बात करेगा कलेक्टर और सी की बात करेगा तहसीलदार, डी की बात करेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कलेक्टर इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे अब इसमें देख सकते हैं कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 में कलेक्टर अपनी वेबसाइट पर लोक सूचना प्रकाशित करेगा। 42 प्रश्न की बात करेगा तो किसके द्वारा भूमि की बाजार मूल्य का अवधारण किया जाता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तहसीलदार, बी की बात करेगा सरकार, सी की बात करेगा कलेक्टर और डी की बात करेगा आयुक्त। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं इसका भी इसको डिस्कस। इसमें जो लिखा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 26 में कलेक्टर भूमि की बाजार मूल्य का अवधारण करते हैं। अवधारण इन इस आधारों पर होता है कि प्रथम विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य यदि कोई हो, या द्वितीय निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न 43 है, इसमें जो लिखा है प्रतिकर की रकम का अवधारण कौन करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो आयुक्त, बी की बात करेगा कलेक्टर, सी की बात करेगा सरकार और डी की बात करेगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी वही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन है। कलेक्टर इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देख सकते हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 27 में प्रतिकर की रकम का अवधारण उपबंधित है। कलेक्टर भूमि का बाजार मूल्य अवधारित कर भूमि से संलग्न सभी वस्तुओं को सम्मिलित करके भूमि के स्वामी जिनकी भूमि अर्जित की गई है कि सदत किए जाने वाले प्रतिकर की संपूर्ण रकम की संगणना करेगा। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 44 जो लिखा है प्रतिकर से रकम का अंतिम अधिनिर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा आयुक्त, बी की बात करेगा सरकार और सी की बात करेगा तहसीलदार, डी की बात करेगा कलेक्टर। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टर इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। तो ध्यान से जो लिखा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 30 में तोषण का दिया जाना है। कलेक्टर दिए जाने वाले संपूर्ण प्रतिकर का अवधारणा करने पर अंतिम अधिनिर्णय करेगा और 100% प्रतिकर की रकम को समतुल्य तोषण की रकम क्या करेगा, अधिरोपित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट 45वां प्रश्न जो लिखा है पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए राज्य निगरानी समिति का गठन भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थान अधिनियम 2013 में उचित मुआवजों और पारदर्शिता के अधिकार की तहत किया जाता है। धारा 55 हो जाएगा, धारा 52 हो जाएगा, धारा 48 हो जाएगा और धारा 50 हो जाएगा ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, जो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन, यानी धारा 50 इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें इसको भी देख सकते हैं, किसी ने एग्जाम में इसको पूछा गया 2021 के एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कस। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 की धारा 50 के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्स्थापना स्कीमों या सेवाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनको मॉनिटर करने के लिए राज्य मॉनिटर समिति का क्या करेगी तो गठन करेगी। ठीक है, आगे 46 जो लिखा है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना प्राधिकरण का गठन कितने व्यक्तियों से होता है?
ऑप्शन ए की बात करेगा 1, बी की बात करेगा 2, सी की बात करेगा 3 और डी की बात करेगा 4। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस, जो ध्यान से जो लिखा है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 52 में इससे संबंधित प्रावधान है। प्राधिकरण समिति सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले केवल एक व्यक्ति से बनेगा, जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा ना। तो एक व्यक्ति से बनेगा जिसे क्या बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्रत्येक भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिग्रहण में होते हैं केवल 3 व्यक्ति, केवल 5 व्यक्ति, केवल 1 व्यक्ति, केवल 2 व्यक्ति। इसको भी देख सकते हैं एग्जाम में पूछा गया है 2021 की दरोगा भर्ती के एग्जाम में। और इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन। केवल एक व्यक्ति इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रत्येक भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्राधिकरण में केवल एक व्यक्ति होता है, जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है ना। क्या बोलते हैं उसको, पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। ऑप्शन ए की बात करेगा 5 वर्ष, बी की बात करेगा 3 वर्ष, सी की बात करेगा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और डी की बात करेगा तो 7 वर्ष। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 3 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी आयु पहले पूरा हो उसको हम लोग इतना देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस, जो ध्यान से जो लिखा है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 54 के अनुसार किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी उस तारीख से जिसको वो अपना पद ग्रहण करता है 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो करने तक जो भी पहले हो पद धारण करता है ना। आगे हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारा 49 प्रश्न है, क्या लिखा है कि इसमें जो लिखा है कि प्राधिकरण के निर्णय की अपील कहाँ होगी, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, दोनों ए और बी, अपील नहीं होगी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी उच्चतम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 74 के अनुसार अपील उच्च न्यायालय में 60 दिन के अंदर होगी। कितने दिन के अंदर होगी, तो 60 दिन के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 50। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वे हैं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं, और इसमें जो बी वाला ऑप्शन जो लिखा है कि निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजना, और सी की बात करेगा सार्वजनिक प्रयोजन, है ना। इसमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो ए जो लिखा है ए और बी, बी जो लिखा है बी और सी, सी जो लिखा है ए बी और सी, और डी जो लिखा है ए और सी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आप इसमें दे सकते हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं तथा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो 51 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का विस्तार कहाँ तक है। ऑप्शन ए की बात करेगा संपूर्ण भारत, बी की बात करेगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश, सी की बात करेगा सिर्फ अवध में, और डी की बात करेगा सिर्फ बुंदेलखंड में। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2006 का जो विस्तार है राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश का, ये जो है पूरे प्रदेश में जो है लागू है। ठीक है, आगे आप देख भी सकते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एक प्रांतीय संहिता है और इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर है। यह पुरानी भू राजस्व संहिता 1901 के स्थान पर लाई गई है। नई राजस्व संहिता में बहुत कुछ बदल गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो 52 जो लिखा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संख्या क्या है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 2012, और आगे सी जो लिखा है इसमें उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन 2014, और डी जो लिखा है उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन 2016। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए।
है ना, 8वें संख्या है और 2012 में इसको जो है लिया गया है ना, 8/2012। ठीक है, चलिए इसमें देख सकते हैं संहिता का नाम उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 है, परंतु इसे सन 2012 में स्वीकृति मिली है। यह सन 2012 के 8वें क्रम का अधिनियम है और इसलिए संख्याएँ जो है 8 जून 2012 का है। ठीक है, आगे चलिए 53 की बात करेंगे। 53 जो लिखा है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 का कब स्वीकृत हुआ था? 25 अक्टूबर 2012, 10 दिसंबर 2015, 12 जनवरी 2016 और 29 नवंबर 2012। इसकी उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 नवंबर 2012 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 2012 को जो है प्राप्त हुई है। 29 नवंबर 2012 को प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 किस तिथि से लागू है? 18 दिसंबर 2015, 20 नवंबर 2012, 15 अक्टूबर 2014 और 25 मार्च 2013। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर 2015 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। इसमें जो लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 233 और 234 की लागू होने की तिथि 18 दिसंबर 2015 है तथा शेष धाराएं 11 फरवरी 2016 से जो है लागू हुई हैं, है ना। आगे चलिए 15 की बात करेंगे। 55 की बात करेंगे। 55 आबादी का क्या तात्पर्य हो सकता है? तो किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से जिसका उपयोग उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए, हरे वृक्षों के लिए, कुओं के लिए उपयुक्त सभी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये सबके लिए लागू होगा। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 4(1) में आबादी या ग्रामीण आबादी को परिभाषित किया गया है। आबादी या ग्रामीण आबादी का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को उनके निवासियों की आवास को परियोजनाएं के लिए जो है या सहायक परियोजनाएं जैसे हरे वृक्षों का कुआं आदि के लिए किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग 56 की बात करेंगे। तो 56 क्या लिखा है, जोत का क्या तात्पर्य हो सकता है? भूख खातेदारी। बी की बात करेंगे पट्टे। सी जो लिखा है वचनबद्ध या अनुदान के अधीन भूमि। डी जो लिखा है उपयुक्त सभी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 4(12) में जोत परिभाषित है। जोत का तात्पर्य एक भू खातेदारी, एक पट्टी वचनबद्ध या अनुदान के अधीन रखे गए भूमि के किसी खंड से है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 57। 57 जो लिखा है टोंगिया रोपवनी कहा जाता है वन रोपण प्रणाली को, वृक्षरोपण या कृषि साथ साथ प्रारंभ में फसल का भी विकास हो उपयुक्त सभी। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें जो लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 4(19) में टोंगिया रोपनी के बारे में बताया गया है जो इस प्रकार है। टोंगिया रोपनी का तात्पर्य ऐसे वनारोपण प्रणाली से है जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ साथ किया जाता है। इसमें फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों द्वारा फैलाव बनाने पर रुक जाता है जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए 58 की बात करेंगे। 58 जो लिखा है सार्वजनिक मार्ग, नली, गली, सेतु, नदी तल का आदि का हक दिलाना होता है संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर का, असंक्रामक अधिकार वाले भूमिधर का, असामी का, राज्य सरकार का, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राज्य सरकार इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 54 में समस्त भूमि आदि में राज्य का हक संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों तथा पथों, सेतुओं
खाइयों, नदी, तल, झरना, नालों, झीलों, तालाब आदि जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न हो, समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाती है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे तो 59 जो लिखा है, लगान की गणना कौन करता है? तहसीलदार, सहायक कलेक्टर, कलेक्टर, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक कलेक्टर। इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी वही क्या करता है, इसका वसूली करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो लिखा है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 141 की लगान की गणना के बारे में बताती है। जहाँ किसी जुट के संबंध में नगद से भिन्न रूप में लगान दे हो तो सहायक कलेक्टर स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा या जिससे लगान दे हो आवेदन पर लगान की गणना कर सकता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो 60वां, खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद किस धारा से संबंधित है? धारा 144, धारा 145, धारा 146, धारा 150। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 144 से क्या है तो रिलेटेड है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 में खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद का प्रावधान है। कोई व्यक्ति जो किसी की जुट या उसके भाग का चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिदर या आसानी होने का दावा करे, ऐसी जुट के लिए घोषणात्मक वाद जो है ला सकता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो 61, इस संहिता के अधीन भू राजस्व के निर्धारण में किसका आदेश अंतिम होता है? अध्यक्ष, राजस्व परिषद, आयुक्त, कलेक्टर और राज्य सरकार। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जिसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं राज्य सरकार इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो है 2006 की जो है धारा 162 में आदेशों का अंतिम होना उपबंधित किया गया है। राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो 62 जो लिखा है, भू राजस्व की बकाया का भुगतान न करने पर गिरफ्तारी और निरोध किस धारा में है? धारा 171, धारा 172, धारा 170, धारा 169। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा धारा 171, धारा 170 इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 171 में गिरफ्तारी और निरोध के बारे में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसने भू भाग राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यतिक्रम चूक किया हो, गिरफ्तारी किया जा सकता है। उसे 15 दिन तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है जब तक बकाया या का उससे पहले भुगतान न कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए 63 हम लोग बात करेंगे। 63 जो लिखा है, जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री की धारा में धारा 172, धारा 175, 180 और 190। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 172 इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कुर्की और बिक्री जो है रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसमें देख सकते हैं डिस्कस, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 172 में जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री का प्रावधान है। उप जिलाधिकारी व्यतिक्रम की जंगम शक्ति संपत्ति में जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित है, कुर्की और बिक्री कर सकता है। किसी व्यतिक्रम की पत्नी बच्चों के परिधान, बर्तन, व्यक्तिगत आभूषण, जीविकोपार्जन हेतु और आवश्यक हेतु बताएंगे, रोजगार या उपकरण या धार्मिक विन्यास हेतु वस्तुएं कुर्क नहीं की जा सकेंगी। ठीक है, आगे 64 की बात करेंगे। 64 क्या लिखा है, जोत की कुर्की की धारा से प्रावधानित है 175, 174, 180, 189। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 174 इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। इसमें जो लिखा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 174 में जोत की कुर्की उपबंधित है। कलेक्टर किसी ऐसी भूमि को जिसके संबंध में भू राजस्व की कोई बकाया दे हो कुर्की कर सकता है। ठीक है, आगे चलिए 65 की बात करेंगे। 65 क्या लिखा है, इसमें जो लिखा है कि रिसीवर कौन नियुक्त कर सकता है? आयुक्त कर सकता है, तहसीलदार कर सकता है, सरकार कर सकती है, कलेक्टर। अभी उन्हें बारे में इसके कलेक्टर इसका क्या कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। इसमें जो लिखा है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 178 में रिसीवर नियुक्त करने का प्रावधान है। जहाँ किसी व्यतिक्रम से भू राजस्व की कोई बकाया दे हो
वहाँ कलेक्टर आदेश द्वारा व्यतिक्रम की किसी संगम, जंगम या स्थावर संपत्ति का उचित अवधि के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो के पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगे पर कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप कहाँ से किन किन जिलों से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।